नमस्कार, मैं संजय कुमार पीजीटी हिंदी आपके सामने एक नए पाठ के साथ प्रस्तुत हूँ। आज एनसीईआरटी वसंत भाग 3 पाठ्य पुस्तक के पाठ 6 भगवान के डाकिए कविता को लेकर मैं प्रस्तुत हूँ, जिसके कवि राष्ट्र कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर हैं। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार में हुआ था और उन्होंने सामाजिक मुद्दों पर अपनी कलम चलाई थी, लेकिन मूल रूप से वे राष्ट्रीय चेतना के कवि थे और स्वतंत्रता और उनसे जुड़े मुद्दों को लेकर उन्होंने अपनी कलम चलाई थी। साथ ही साथ मानव प्रेम और विश्व बंधुत्व की भावना को भी उन्होंने प्रमुख स्थान दिया है। तो आइए समझते हैं भगवान के डाकिए कविता को। सबसे पहले कविता परिचय। राष्ट्र कवि श्री दिनकर द्वारा प्रस्तुत कविता भगवान के डाकिए में प्रकृति के अंग पक्षी और बादल को डाकियों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ये डाकिए मनुष्यों द्वारा बनाई गई सीमाओं का बंधन तोड़ते हुए एक देश से दूसरे देश तक जाते हैं और प्रेम, सद्भावना व एकता का संदेश देते हैं, परंतु इनके द्वारा लाई गई चिट्ठियों के संदेश को पेड़ पौधे, जल स्रोत और पहाड़ ही पढ़ पाते हैं। कवि दिनकर ने कहा है कि हवा और पक्षियों के माध्यम से एक देश की धरती भी अपनी खुशबू दूसरे देशों तक बिखेरती है। इनके समान बादल भी एक देश की भाप को दूसरे देश में ले जाकर पानी के रूप में बरसाते हैं। इस प्रकार कवि ने प्रकृति द्वारा भेदभाव न करने और मनुष्यों में विश्व बंधुत्व की भावना को विकसित करने का संदेश दिया है। काव्यांश 1। पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। महादेश का मतलब महाद्वीप या विशाल देश। या कवि रामधारी सिंह दिनकर ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए या संदेशवाहक माना है, क्योंकि ये भगवान का संदेश मानवों तक पहुंचाते हैं। कवि का मानना है कि जिस प्रकार डाकिया हमारे लिए प्रियजनों का संदेश लेकर आता है, उसी प्रकार पक्षी और बादल भी हमें भगवान का संदेश देते हैं। भगवान के इन डाकियों यानी पक्षी और बादल के लिए क्षेत्रों, महाद्वीपों और देशों की सीमा का कोई बंधन नहीं होता। ये एक महाद्वीप या विशाल देश से दूसरे महाद्वीप या विशाल देश तक मनुष्यों के लिए प्रेम, सद्भावना और एकता का संदेश लेकर आते जाते हैं। 2। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बांचते हैं। बांचना का मतलब है स्वस्वर पढ़ना। कवि दिनकर मानते हैं कि इन प्राकृतिक डाकियों द्वारा लाए गए प्रेम और सद्भावना के संदेश को हम मनुष्य समझ ही नहीं पाते हैं, लेकिन इनकी चिट्ठियों को पेड़ पौधे, नदियां व जल स्रोत तथा पहाड़ पढ़ लेते हैं। प्रकृति के ये अंग यानी पेड़ पौधे, नदियां और पहाड़ इनके संदेशों के अनुसार ही व्यवहार करते हैं तथा किसी से भेदभाव नहीं करते हैं। इस प्रकार इसमें कवि रामधारी सिंह दिनकर ने संदेश दिया है कि प्रकृति के समान ही हमें भी भेदभाव नहीं करना चाहिए और बिना किसी सीमा के बंधन के प्रेम
व सद्भाव बनाए रखना चाहिए। काव्यांश 3। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है। शब्दार्थ जानते हैं। आंकते मतलब अनुमान करते, सौरभ का मतलब है सुगंध या खुशबू, पांख का मतलब है पंख या पर। कवि दिनकर कहते हैं कि हम मनुष्य तो केवल यह अनुमान और अंदाजा ही लगा पाते हैं कि एक देश की धरती अपनी खुशबू दूसरे देश को भेज देती है। वास्तव में एक देश की खुशबू हवा के द्वारा दूसरे देशों तक पहुंचती है। साथ ही यह खुशबू हवा में उड़ रहे पक्षियों के पंखों द्वारा तैरकर या उड़कर भी दूसरे देशों तक पहुंच जाती है। यह खुशबू सीमाओं का बंधन तोड़कर एक देश से दूसरे देशों तक पहुंच जाती है। यहाँ कवि दिनकर जी ने प्रकृति द्वारा सीमाओं के बंधन तोड़कर बिना भेदभाव के समान व्यवहार का संदेश दिया है। अंतिम काव्यांश है। और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। आप चित्र में देख रहे होंगे कि एक देश में पानी भाप बनकर के ऊपर उठता है और बादल का रूप लेता है। वही बादल और अधिक काले होकर के दूसरे स्थान पर, दूसरे देश पर जाकर वर्षा करते हैं। इसी को लक्ष्य करके दिनकर जी कहते हैं कि किसी एक देश के समुद्रों, नदियों, झीलों, तालाबों आदि का पानी भाप बनकर उड़ता है और बादल का रूप ले लेता है, परंतु ये बादल किसी दूसरे देश में जाकर बरसते हैं। अर्थ यह है कि बादल भी हवा और प्रकृति के अन्य अंगों के समान बिना भेदभाव के व्यवहार करते हैं। अतः हम मनुष्यों को भी भेदभाव त्याग कर प्रेम, सद्भाव और एकता को बढ़ाना चाहिए। इस प्रकार कवि ने इस कविता में विश्व बंधुत्व की भावना विकसित करने का संदेश दिया है। अब मानचित्र द्वारा हम पुनरावृत्ति करते हैं कि इस कविता में आखिर मूल रूप से क्या कहा गया है। पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए या संदेशवाहक के रूप में माना गया है और इनके द्वारा लाए गए संदेश पढ़ने वाले होते हैं पेड़ पौधे, पानी और पहाड़। साथ ही साथ धरती अपनी सुगंध दूसरे देश को हवा व पक्षियों द्वारा भेजती है। एक देश के बादल दूसरे देश में बरसते हैं। इस प्रकार कवि ने भेदभाव न करने का संदेश दिया है, साथ ही साथ प्रेम, सद्भाव व एकता का संदेश दिया है। अब हम जानते हैं कि प्राचीन काल से आज तक संदेश वाहकों की बदलती दुनिया कैसी है। सबसे पहले पक्षियों, विशेष रूप से कबूतरों द्वारा संदेश भेजे जाते थे। बाद में हरकारे और उसके बाद घुड़सवार हरकारों द्वारा संदेश ले जाया जाता था। इसके बाद पत्र की दुनिया शुरू होती है। पत्रों के बाद तार के द्वारा भी संदेश भेजे गए। बाद में टेलीफोन के द्वारा आपसी बातचीत भी होने लगी। टेलीफोन के बाद वायरलेस के द्वारा भी संदेश जाने लगे। उसके बाद फैक्स के द्वारा लिखित संदेश हम भेज पाए। फिर मोबाइल के द्वारा एसएमएस भेजना आरंभ हुआ और आजकल इंटरनेट के द्वारा हम ईमेल करके अपने संदेश भेज पाते हैं। आशा है आपको हमारी यह सामग्री पसंद आई होगी। हमारे YouTube चैनल हिंदी अध्ययन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। साथ ही साथ हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।